Assalamu alaikum, dear student, and welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. Today we will discuss unit number 6, bed sore or pressure ulcer, and lecture number 2nd. And our topic is stages of pressure ulcer. हमारे साथ 4 stages है बेसिकली, लेकिन अभी जो है ना 2007 में 2 stages हमने नहीं ऐड की है। एक है सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी एंड दूसरा है अनस्टेजेबल। तो अभी इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में फिर क्या होता है, इस तरीके से कौन कौन से चेंजेस आते हैं स्किन में और पेशेंट किस तरह से अफेक्ट होता है बेड सोर से या प्रेशर अल्सर से। तो सबसे पहले हमारे साथ है स्टेज 1 प्रेशर अल्सर। स्टेज 1 प्रेशर अल्सर को अगर हम चेक कर ले तो उसमें हमारे साथ जो स्किन होता है पेशेंट का वो एंटिक होगा। स्किन में कोई टेयर वगैरह आपको नजर नहीं आएगी, कोई ब्रेकेज या ब्लिस्टर वगैरह अल्सर आपको शो नहीं होगा उस स्टेज पे, क्योंकि ये हमारे साथ अर्ली स्टेज ऑफ प्रेशर इंजरी है। इसमें आपको ओपन वुंड नजर नहीं आएगा इजीली। और इसमें हमारे साथ क्या होता है, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस आपको नजर आएगी। नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस मीन जब आप जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं नॉर्मल स्किन पे तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा वो जो रेडनेस है वाइट कलर का हो जाता है, ब्लड उस एरिया से चला जाता है। और जब आप प्रेशर रिड्यूस रिमूव कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, ब्लड वापस आ जाता है, रेडनेस आपको शो होती है। लेकिन नॉन ब्लीचेबल में ऐसा नहीं होता, स्किन वाइट या ब्लूइश कलर का नहीं होता, ब्लड इसी जगह पे रहता है, क्योंकि इसमें जो स्मॉल टिनी टिश्यू है या टिनी विसल है उसमें इंजरी हुई है, उसमें रेडनेस आ गई है। तो इसमें हमारे साथ नॉन ब्लीचेबल लोकलाइज रेडनेस आपको नजर आएंगी। एंड रेडनेस इसमें क्या होगा, परसिस्ट आफ्टर प्रेशर इज रिलीव। जब आप प्रेशर रिमूव करेंगे फिर भी आपको रेडनेस जो है ना नजर आएंगी। चेंज इन सेंसेशन एंड टेम्परेचर, उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा एलिवेटेड होगा, पेशेंट को पेनफुल टेंडर महसूस होगा। और इसमें हमारे साथ जो स्किन लेयर है, एपिडर्मिस जो टॉप लेयर है, उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है वो हमारे साथ थोड़ी सी डैमेज हुई होगी। और स्टेज 1 में हमारे साथ क्या होता है, उसके जो एडजेसेंट टिश्यू है एपिडर्मिस के साथ उसमें इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे साथ है स्टेज 2 प्रेशर अल्सर। अगर हम स्टेज 2 प्रेशर अल्सर को देखें तो इसमें आपको पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ स्किन नज़र आएगी। इसकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस उसमें आपको थोड़ी सी डैमेज नज़र आएंगी, जो आउटर लेयर है हमारे साथ, बट इट डज नॉट एक्सटेंड इनटू डीपर टिश्यू। सेकंड लेयर पे जो डीपर टिश्यू है हमारे साथ उस पे वो आपको नजर नजर नहीं आएगा। इसमें आपको सबसे पहली बात पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होगा, शेलो ओपन अल्सर होगा, उसमें थोड़ा सा रेडनेस, शेलो मॉइस्ट अल्सर आपको नजर आएगा, ऊन नजर आएगा। उसमें आपको नो स्लग और ब्रूइसिंग नजर आएगी। स्लग मीन जो एरिया है स्किन का उसमें कोई ग्रीन ब्राउन डिड टिश्यू नजर आ जाना जिसपे पस वगैरह हो, वो आपको इसमें नजर नहीं आएगा। अभी ब्लिस्टर वगैरह जिसमें हमारे साथ क्या होता है, पीप सा जमा होता है, ठीक है। और पेन जो है ना, पेशेंट को पेन होगा क्योंकि नर्व एंडिंग इसमें हमारे साथ डैमेज हुई होगी। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपको फुल थिकनेस स्किन लॉस नजर आएगा। उसकी जो स्किन की टिश्यू है एपिडर्मिस डर्मिस, ये दोनों लेयर अफेक्ट करता है। बाज दफा जो सबकुटेनियस टिश्यू है, पेट टिश्यू है, वो भी इस स्टेज में
एफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बोन टेंडन या मसल है वो अभी एक्सपोज नहीं होते इस स्टेज में। आपको स्लग नजर आएगा जो डेड टिश्यू होते हैं स्किन के ऊपर। जब हमारे स्किन के ऊपर कोई इंजरी हो जाती है फिर इसके बाद डेड टिश्यू आ जाते हैं, वो आपको नजर आएंगे। जो डीप वेरीज बाय बॉडी लोकेशन, मुख्तलिफ बॉडी लोकेशन पे आपको जो उसका डेप्थ होता है वो मुख्तलिफ नजर आएगा जो तल स्टेज में होता है। और इसमें हमारे साथ 3 स्किन लेयर इन्वॉल्व होते हैं, एपिडर्मस, डर्मस एंड सबकुटेनियस पैट। पेशेंट को आप स्किन असेस करेंगे, आपको रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग अराउंड द वुंड, आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। पेन होगा, पेशेंट को टेंडरनेस होगा, मॉडरेट टू हैव ऑन ड्रेनेज होगा, उससे पीप वगैरह रस रहा होगा, एंड आपको एक डीप ओपन ऑन नजर आएगा। स्टेज 4 की अगर हम बात करें, स्टेज 4 में जो है हमारे पास सीवियर स्टेज होता है प्रेशर अल्सर का या बिटसोर का। उसमें जो टिश्यूज होते हैं, स्किन होता है, फुल थिकनेस स्किन एंड टिश्यू लॉस उसमें हमारे साथ होता है, एंड इवनली मसल, बोन, टेंडन जो कार्टिलेज है वो उस तक जो है ना ऊन चला जाता है, वो आपको नजर आते हैं इसमें। एंड ये हमारे साथ सीरियस इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। जो बोन, टेंडन, मसल हो आपको एक्सपोज होगी। स्लग भी होगा, स्कार भी होगा। स्लग एंड स्कार का मतलब क्या है? जो येलोविश ग्रीन ब्राउन डिप टिश्यू होते हैं, एंड स्कार जो ब्राउन या डार्क डिप टिश्यू स्किन के ऊपर नजर आ जाते हैं, इसको हम स्कार कहते हैं। उसमें सारे लेयर जो है ना इन्वॉल्व होते हैं स्किन के। नेक्स्ट स्टेज हमारे साथ है अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि स्किन के ऊपर जो है ना हमारे साथ स्लग या स्कार आ जाता है, डिप टिश्यू आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कितना स्किन लॉस हुआ है वो हमें पता नहीं चलता। हमें स्टेज का पता नहीं चलता क्योंकि उसके ऊपर स्कार, डिप टिश्यू नजर आते हैं हमें, तो इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजली अनस्टेजेबल को? जब हम डिब्राइडमेंट करते हैं उस डिप टिश्यू को सर्जरी के जरिए, माइनर सर्जरी और माइनॉरिटी में हम ये रिमूव करते हैं, डिब्राइडमेंट इसको कहते हैं। जब वो रिमूव कर देते हैं तो फिर हमें स्टेज शो हो जाता है कि क्या कौन सा स्टेज है। अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर में आपको फुल थिकनेस स्किन एंड टिश्यू इंजरी नजर आएंगी। उसमें आपको स्लग स्कार भी नजर आएगा जो डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है। और सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी का मतलब क्या है? इट्स मीन जो डीप टिश्यू होते हैं स्किन के अंदर, चांसेस है कि उसमें डैमेज होगा जो डीप टिश्यू है, लेकिन जो स्किन का ऊपरी सर्फेस है, फर्स्ट लेयर है, वो इंटेक होगा, उसमें आपको कोई ज्यादा वुंड वगैरह ज्यादा डैमेज नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर जो है ना उसको इवालुएट नहीं कर सकते कि किस हद तक हमारे साथ स्किन टिश्यू जो है ना डैमेज हुई है। स्किन की जो डीप टिश्यू है उसमें अंदर तक डैमेज होते हैं, लेकिन स्किन जो है ना रिमेन इंटेक्ट होता है, आपको ब्रोकन नजर नहीं आता। और उसमें जो स्किन का कलर है वो पर्पल या मैरून डिस्कलरेशन की तरफ चला जाता है। ब्लड पिल ब्लिस्टर आपको नजर आते हैं इसमें। लोकलाइज इंजरी होती है, पेन होगा, पेशेंट को टेंडरनेस होगी, उसका जो टेम्परेचर या टेक्सचर है उसमें चेंज होगी। एंड उसमें हमारे साथ मुख्तलिफ अंडरलाइंग टिश्यू जो है ना डैमेज हो सकते हैं। एंड जो सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी है ये हमारे साथ चंद दिनों के बाद स्टेज 3 या स्टेज 4 अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ है रिस्क असेसमेंट। किस तरह से हमने असेस करना है प्रेशर अल्सर को, विटसोर को, ताकि हमें पता चले कौन सा स्टेज है, किस तरह से हमने उसको प्रिवेंट करना है, और पेशेंट को बेटर केयर किस तरह से हमने प्रोवाइड करना है।
तो उसमें हम 3 या 4 स्केल यूज़ करते हैं जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे साथ द नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल हमारे साथ सबसे अर्लीस्ट टूल है। पहले हम इसको यूज़ करते थे प्रेशर अल्सर को रिस्क को जानने के लिए। इसमें हम फिजिकल कंडीशन को देखते हैं, पेशेंट की जो स्किन कंडीशन है, मेंटल कंडीशन देखते हैं। इसमें मेंटली पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखता है या नहीं। एक्टिविटीज़ को देखते हैं, पेशेंट डेली मोबिलिटी उसकी क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, एक्सरसाइज वगैरह क्या है। एंड इन कंटेनर्स को भी इसमें चेक करते हैं कि पेशेंट को स्टूल या यूरिन खुद बहुत तो पास नहीं हो रहा, और उसको हम स्कोर देते हैं। 5 to 20 स्कोर होते हैं टोटल, और एक कंडीशन को हम 1 to 4 स्कोर देते हैं। अगर पेशेंट की स्कोर हमारे साथ 20 में 14 से कम आ जाए तो हम रिस्क कंसिडर करते हैं कि पेशेंट को रिस्क है बिटसोर का या प्रेशर अल्सर का। नेक्स्ट स्केल हमारे साथ है ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल में हम सेंसरी परसेप्शन को असेस करते हैं, मॉइस्चर को असेस करते हैं, पेशेंट को जो वेट एरिया है, पेशेंट का स्किन है, उसमें मॉइस्चराइज वगैरह तो नहीं है। एक्टिविटीज, मोबिलिटी, पेशेंट की न्यूट्रिशन को, एंड फ्रिक्शन एंड शेयर को हम चेक करते हैं। फ्रिक्शन या शेयर जब हम पेशेंट को मूव करते हैं बेड में, तो अगर हम इस तरह से मोमेंट देते हैं पेशेंट को ताकि उसका स्किन एंटेक हो बेड के साथ, और उस फ्रिक्शन इसमें आ जाए दोनों बॉडीज के दरमियान, तो फिर चांसेस है इंजरी हो जाए पेशेंट को, शेयर हो जाए पेशेंट को। तो हमने उसको अवॉइड करना है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करनी है। पेशेंट को शिफ्ट करना या लिफ्टिंग के जरिए या पोजीशन चेंजिंग के जरिए। और ब्रेड स्केल का जो टोटल स्कोर है वो हमारे साथ 6 to 23 टोटल स्कोर है। अगर हमारे साथ 15 से लोअर स्कोर आता है, 16 से, तो इस मीन पेशेंट इज एट रिस्क फॉर बिटसोर। वाटर लॉस स्केल हमारे साथ एक अनदर स्केल है जिसमें हम बॉडी मास इंडेक्स को चेक करते हैं, पेशेंट का वेट, हाइट कितना है, स्किन कंडीशन कैसी है, एज कितना है, मोबिलिटी कितनी है, कॉन्टेनेंस इनकॉन्टेनेंस है या नहीं, न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहा है, प्रॉपर मेडिकेशन कौन से यूज कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है। उसमें हमारे साथ टोटल अगर 10 to 14 स्कोर आता है तो इट्स मीन पेशेंट इज एट हाई रिस्क या पेशेंट रिस्क में है। 15 to 19 आता है तो इट्स मीन पेशेंट इज हाई रिस्क, एंड मोर देन 20 इट्स मीन पेशेंट इज वेरी हाई रिस्क। अगर 10 से बिलो है हमारे साथ तो इट्स मीन पेशेंट हैव मिनिमम रिस्क और नो रिस्क। नेक्स्ट हमारे साथ है पुश। पुश मीन प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। ये भी हमारे साथ एक स्केल है, टूल है असेसमेंट के लिए कि पेशेंट के कितने परसेंट चांसेस है प्रेशर अल्सर डेवलप होने में। इसमें हम मूव सर्विस एरिया को चेक करते हैं, जिस एरिया पे हमारे साथ प्रेशर अल्सर डेवलप होता है उसकी लेंथ हम मेजर करते हैं, एंड विड्थ मेजर करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। एन अमाउंट ऑफ एक्सुडेट या जो ड्रेनेज होती है पेशेंट की स्किन से, वूंड से, वो हम मेजर करते हैं। एंड टाइप, टिश्यू टाइप को हम चेक करते हैं कि कौन सी टिश्यू टाइप हमारे साथ डैमेज हुई है। इसमें हम स्कोर देते हैं 0 to 17 स्कोर देते हैं। अगर हमारे साथ हाई स्कोर आता है तो इट्स मीन सेवियर वुंड है, हाई रिस्क है फॉर प्रेशर अल्सर। अगर स्कोर कम आता है तो इट्स मीन रिस्क मिनिमम है। अगर स्कोर 0 है तो इट्स मीन कंप्लीटली हील है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट। किस तरह से हम प्रेशर अल्सर को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंशन है, दूसरा है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में हम क्या क्या मेजर करते हैं, पेशेंट की पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, स्किन इन्फेक्शन चेक करते हैं कि आया हमारे साथ कोई स्किन इंजरी वगैरह, रैशेस वगैरह, इन्फ्लामेशन, रेडनेस तो नहीं है। पेशेंट की न्यूट्रिशन का हम खास ख्याल रखते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस को चेक करते हैं, आया पेशेंट की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं। एंड यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइस, जो हमारे साथ मैट्रेस आता है, कुशन आते हैं, वो हम यूज़ करते हैं ताकि
बेड सोर कम से कम हो पेशेंट को। पोजीशन चेंज हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि एवरी 15 मिनट के बाद आपने पेशेंट को पोजीशन देनी है अगर पेशेंट व्हील चेयर पर है, एंड एवरी 2 आवर आपने पोजीशन चेंज करनी है अगर पेशेंट बेड पे है ड्यूरिंग द नाइट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है उनको और सारा टाइम उसका बेड पे ही रहता है तो हमने एवरी 2 आवर पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है ताकि बेड सोर प्रिवेंट हो जाए, पेशेंट को रेस्पेक्टर कम से कम हो। नेक्स्ट हमारे साथ है रूल आफ्टर टी। रूल आफ्टर टी मीन आपने पेशेंट की अगर बेड को एलिवेट करना है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना क्योंकि ये हमारे साथ गाइडलाइन है। और अगर आप 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट करते हैं तो चांसेस है कि पेशेंट को रिस्क ज़्यादा बढ़ जाए बेड सोर का, क्योंकि उनका जो बटक होता है नीचे स्किन एरिया होता है स्पाइन के नीचे वो डैमेज हो जाए। Head of the bed elevated. HOB mean head of the bed elevated no more than 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बेड को ज़्यादा एलिवेट करते हैं मोर देन 30 डिग्री तो रिस्क होता है स्लाइडिंग डाउनवर्ड का, क्रिएटिंग shear pores that can damage the skin and underlying tissue especially over the sacrum and coccyx। दो नीचे बटक के ऊपर हमारे साथ रीजन है सेक्रम है या कॉक्सिक है, उनमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने दूसरा क्या करना है, जो लेटरल पोजीशन है उसमें भी आपने 30 डिग्री साइड लाइन पोजीशन को फॉलो करना है ताकि बॉडी का जो वेट है वो एक साइड पे ज़्यादा ना रहे, उसमें शिफ्ट आता रहे। हिप एंड शोल्डर को आपने जो है ना थोड़ा सा एलिवेट करना है फ्रॉम सुपाइन पोजीशन 30 डिग्री, एंड आपने स्पेलो या जो वेजेस हमारे साथ होता है उनका सपोर्ट लेना होता है ताकि जो बिटवीन द नीज एंड एंकल एरिया है वो हमारे साथ प्रिवेंट ना हो, स्किन टू स्किन कंटेक्ट ना हो। इसके बेनिफिट क्या है रूल आफ्टर टी के, reduce pressure on bony prominence, minimize friction and shear pores, improve blood circulation to the skin, increase patient comfort, and help prevent the development of pressure ulcer. स्किन इन्फेक्शन आपने टाइम टू टाइम उनका डेली केयर करना है, स्किन इंस्पेक्ट करना है कि हमारे साथ कोई इंजरी वगैरह टिश्यू डैमेज तो नहीं है। आपने एडिक्वेट न्यूट्रिशन के हवाले से पेशेंट्स को गाइड करना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है, मुख्तलिफ प्रोटीन विटामिन मिनरल आयरन वगैरह जो सारी चीज़ें चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कांटेक्ट करके आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। लाइफ स्टाइल चेंजेस आपने करनी है पेशेंट को, एक्सरसाइज पे लाना है ताकि पेशेंट का जो सर्कुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्विटिंग स्मोकिंग स्मोकिंग सीजेशन करनी है, प्रेशर रिलीविंग डिवाइस प्रोवाइड करनी है, ईयर मैट्रेस प्रोवाइड करना है, वाटर मैट्रेस, जो लोकल प्रेशर रिडक्शन है, स्किन केयर है, इम्प्रूव जर्नल कंडीशन है, इस सारी चीज़ों पे आपने फोकस करना है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर हमारे साथ कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, चेंजिंग पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यूजिंग सपोर्ट सरफेस, क्लीनिंग स्किन एरिया, कंट्रोलिंग इनकंटिनेंस, जो पेशेंट से खुद बहुत यूरिन या स्टूल पीसेस पास होता है आपने उसको कंट्रोलिंग पे काम करना है, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, डिब्राइडमेंट, ड्रेसिंग, oral एंटीबायोटिक, हेल्थी डाइट एंड सर्जिकल रिपेयर। अब नर्स का रोल क्या है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिट सोर में? नर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना पेशेंट के साथ नर्स बिताता है। असिस्ट द क्लाइंट फॉर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बिट सोर डेवलपमेंट। अगर आपने देखना है पेशेंट बहुत समय ज़्यादा बेड पे बिताता है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है इस पेशेंट का, अपने प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है, स्किन कंडीशन को कम से कम 2 मरतबा दिन में चेक करना है, इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइड जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है आपने उसको इंस्पेक्ट करना है, पल्पेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्म, इंस्पेक्ट फॉर ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक इन स्किन, एंड इवैल्यूएट लेवल ऑफ मोबिलिटी, उनका एक्सरसाइज लेवल कैसा है,
इवैल्यूएट सर्कुलेटरी स्टेटस, एडेमा, पेरिफेरल पल्सेस, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि पेशेंट की पेरिफेरल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है या नहीं। असेस न्यूरोस्कुलर स्टेटस, determine pressure of incontinence, presence of incontinence, evaluate nutritional and hydration status, note present health problem। अब हमारे साथ नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या क्या चीज़ें आती है, आपने क्या चीज़ें अप्लाई करना है। पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है। असिस्ट प्रेशर पॉइंट पर साइन ऑफ बेड सो डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड प्रेशर redistribution surface। And patient with incontinence, assess need for incontinence management. Following each incontinence episode, clean area and dry thoroughly, protect skin with moisture barrier ointment। आपने उन एरिया को साफ करना है, स्किन को, बेड को, ताकि वो मॉइस्चर ज्यादा समय तक ना रहे। आप कैथेटर भी पास कर सकते हैं, पैम्पर भी लगा सकते हैं पेशेंट को, और उस पर कोई मॉइस्चराइज क्रीम भी लगा सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है ना स्किन उसका इंटेक्ट रहे। Intervention to avoid friction and shear. Reposition patient using draw sheet or lifting up surface। अपने पेशेंट को मूव कराना है फ्रॉम वन बेड टू अनदर बेड, पोजीशन चेंज करनी है, तो आपने ड्राई शीट यूज करना है, लिफ्टिंग ऑफ सर्विस यूज करनी है। अवॉइड ड्रैगिंग द पेशेंट इन बेड, क्योंकि उससे फ्रिक्शन बढ़ता है, स्किन इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक, हमारे साथ जो रूल ऑप्टोरिटी हमने अभी डिस्कस किया वो आपने फॉलो करना है। एंड यूज कंफर्ट डिवाइस एप्रोप्रिएटली, जो हमारे साथ ईयर मैट्रेस है, वाटर मैट्रेस है, कुशन है, ये सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है। पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, यू नीड टू encourage the patient to mobilize and change position for at least 2 hours and more frequently for the highest risk individual। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो हाई रिस्क पे है, तो आपने 30 मिनट या 1 आवर के बाद पोजीशन चेंज करना है। एंड क्लाइंट विथ पुअर न्यूट्रिशन, सी ऐसे क्लाइंट है जो कि उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही, तो आपने प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक, असिस्ट विद इनटेक एज नेसेसरी एंड कंसल्ट डाइटिशियन फॉर न्यूट्रिशन इवैल्यूएशन। प्रॉपर कंसल्टेशन आपने लेनी है डाइटिशियन से, ताकि वो प्रॉपर एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके आपको क्या क्या जरूरी है पेशेंट के लिए। Evaluate the ulcer progress every 4 to 6 days, assess the physician or surgeon and debridement, and educate the patient and family regarding the risk factor and prevention of bed sore। ठीक है, तो ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 6 प्रेशर अल्सर। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 6 खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।